Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss a fingertips lecture of Pakistan Penal Code 1860 covering the whole syllabus of Law Gate. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. जैसा कि हम सबको पता है कि लॉ गेट के 100 मार्क्स में से 10 मार्क्स पाकिस्तान पिनल कोड के हैं। सो हम इस वीडियो के अंदर इस पूरे पाकिस्तान पिनल कोड को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर वाइज डिटेल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम प्रिसाइसली MCQs के हवाले से इस PPC को डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहली बात जो किसी भी एक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये एक्ट पास कब हुआ था। सो पाकिस्तान पिनल कोड वॉज बेसिकली पास्ड ऑन 6 अक्टूबर 1860। इस डेट को आपने फिंगर टिप्स पे याद रखना है। हर एक्ट के हवाले से उसकी पासिंग डेट आपको पता होना चाहिए। हमेशा लॉ गेट के अंदर एक MCQ इसके हवाले से लाजमी आता है। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 को। चैप्टर 2 बात करता है जनरल एक्सप्लेनेशंस की। इसमें चीज़ों को डिफाइन किया गया है। सबसे पहली डेफिनेशन है जेंडर की, कि इस पूरी PPC के अंदर जहाँ कहीं भी वर्ड ही या उसके डेरिवेटिव्स हिम और हिज यूज़ हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ मेल कैटेगरीज के लिए यूज़ हुए हैं, बल्कि जहाँ पर वर्ड ही यूज़ हुआ है वो शी के लिए भी कंसिडर किया जाएगा। क्योंकि PPC हमारे पास एक जनरल क्रिमिनल सब्सटेंटिव लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ से क्या मुराद है कि इस PPC के अंदर ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है और उनकी पनिशमेंट्स को एक्सप्लेन किया गया है। सो जहाँ कहीं भी ऑफेंस को डिफाइन करते हुए ही का वर्ड यूज हुआ है, दैट मीन्स कि वो ना सिर्फ मेल कैटेगरी के लिए है बल्कि फीमेल कैटेगरी के लिए भी यही वर्ड यूज किया गया है। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन है नंबर की, कि इस पूरी PPC के अंदर जहाँ कहीं भी कोई सिंगुलर नंबर यूज हुआ है तो वो प्लूरल के लिए भी कंसिडर किया जाएगा, और जहाँ पर प्लूरल नंबर यूज हुआ है तो वो सिंगुलर के लिए भी होगा। यानी कि अगर लिखा गया है कि एक बंदे को सजा मिलेगी तो दैट मीन्स अगर बहुत सारे लोग भी वो ऑफेंस कमिट करते हैं तो उन सबको भी यही सजा मिलेगी। नेक्स्ट है मेन और वुमेन को डिफाइन किया गया है कि मैन से मुराद कोई भी ऐसा मेल पर्सन जो किसी भी एज ग्रुप का है। इसी तरह विमेन के लिए भी यही सेम है कि अगर कोई फीमेल है तो वो किसी भी एज ग्रुप की हो सकती है। यानी कि अगर PPC के अंदर कहीं पर लिखा हुआ है 2 इयर्स का बच्चा है तो वो भी मेल की यानी कि मैन की कैटेगरी में आएगा, और अगर 50 साल की या 2 साल की लड़की है तो वो भी विमेन की कैटेगरी में आएगा। यहाँ पर एज की कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी भी एज ग्रुप का बंदा वो मैन होगा या विमेन होगी। नेक्स्ट है पर्सन को डिफाइन किया गया है कि पर्सन से मुराद ना सिर्फ नेचुरल पर्सन यानी कि ह्यूमन बीइंग्स हैं, बल्कि जो हमारे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन्स हैं जिनमें हमारी कंपनीज, एसोसिएशन, कॉरपोरेशंस आती हैं, वो तमाम भी पर्सन की कैटेगरी में इन्वॉल्व है इस PPC के अंदर। नेक्स्ट डिफाइन किया गया है पब्लिक को। पब्लिक का कहा गया है कि कोई भी ग्रुप या कोई भी जमात उसको हम पब्लिक की कैटेगरी में कंसिडर करेंगे। सर्वेंट ऑफ द स्टेट को डिफाइन करते हुए कहा है कि वो तमाम ऑफिसर्स जो कि वफाकी या सूबाई हुकूमतों या उनके किसी भी इदारों में काम कर रहे हैं या उनकी किसी अथॉरिटी ने इनको अपॉइंट किया है तो उन सबको सर्वेंट ऑफ द स्टेट कहा जाएगा। नेक्स्ट डिफाइन किया गया है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट्स के अंदर कोई एक बंदा या बहुत सारे लोग जिनको एग्जेक्टिव फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट किया गया है वो हमारे पास गवर्नमेंट में आते हैं। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी काम हैं वो जो लोग परफॉर्म करेंगे उनको हम गवर्नमेंट कहेंगे। जज को डिफाइन करते हुए कहा है कि ना सिर्फ वो बंदा जिसको ऑफिशियली जज कहा गया है कि बल्कि हर वो बंदा जो कि लीगल प्रोसीडिंग्स चाहे सिविल हैं या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कंडक्ट कर रहा है और उनसे रिलेटेड कोई जजमेंट दे रहा है तो वो भी जज की कैटेगरी में इंक्लूडेड है।
नेक्स्ट डिफाइन किया गया है कोर्ट ऑफ जस्टिस को। कोर्ट ऑफ जस्टिस से मुराद वो जजेस जो कि जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, जो अदालती कार्रवाई कर रहे हैं, वो कोर्ट ऑफ जस्टिस में आते हैं। फिर पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया है। अब इसकी एक बहुत लेंथी डेफिनेशन है, लेकिन लॉ गेट के हवाले से आपने क्या याद रखना है कि पब्लिक सर्वेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 21 ऑफ द पीपीसी। ये हमेशा पूछा जाता है। अब पब्लिक सर्वेंट से मुराद कौन लोग हैं? हर वो जज, हर वो कमीशन ऑफिसर जो कि पाकिस्तान की एयर फोर्सेस, नेवल, मिलिट्री फोर्सेस में काम कर रहा है। कोर्ट ऑफ जस्टिस का हर वो ऑफिसर जिसके जिम्मे कोई भी ड्यूटी लगाई गई है, कोई भी ज्यूरी मैन, कोई भी पंचायत का मेंबर, कोई भी आर्बिट्रेटर, कोई भी ऐसा बंदा जो कि कोई स्पेशल ऑफिस होल्ड कर रहा है, गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर जो कि ऑफेंसेस को रोक रहा है, उनकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये तमाम लोग पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। नेक्स्ट है मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि मनकूला जायदाद, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई ना कोई कॉर्पस है, कोई बॉडी है, वो वजूद में है, वो हमारे पास मूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग क्या चीज मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में नहीं आती? लैंड, उससे जुड़ी तमाम चीजें या इन चीजों से जुड़ी मजीद जो चीजें हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आएंगी। यानी कि जमीन, लेट सपोज जमीन के ऊपर कोई दरख्त है और उस दरख्त के साथ आगे जो फ्रूट्स, जो कोई भी लीव्स वगैरह हैं, जब तक आप उनको उन दरख्त से अलहदा नहीं कर देते तब तक वो उसी दरख्त के साथ जुड़ी हैं, इसलिए वो मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में तब तक फॉल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस। अब रॉन्गफुल गेन क्या है कि अगर आप अनलॉफुल मीन से कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले रहे हो जिस चीज के आप हकदार नहीं हो, यानी कि उस प्रॉपर्टी का जो एक्चुअल ऑनर था, जो इस चीज के लिए लीगली इंटाइटल्ड था, उससे आप गैर कानूनी तरीके से वो प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो आपने ये जो प्रॉपर्टी ली है वो आपने गलत तरीके से ली है, तो आपको रॉन्गफुल गेन हुआ है। और जो बंदा इसके लिए लीगली इंटाइटल्ड था, जिसको नुकसान पहुंचाते हुए आपने वो प्रॉपर्टी ली है, तो उसको आपने रॉन्गफुल लॉस कमिट किया है। सो अगर कोई बंदा रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस के थ्रू कोई एक्ट परफॉर्म करता है तो कहा जाता है कि उस बंदे ने ये एक्ट डिसऑनेस्टली परफॉर्म किया है। नेक्स्ट है फ्रॉडुलेंटली को डिफाइन करते हुए कहा है विथ एन इंटेंट टू डिफ्रॉड, यानी कि अगर कोई बंदा कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म करता है कि उसकी नीयत अगले को धोखा देने की है। सो धोखा दे की नीयत से अगर आप कोई काम करते हो तो आपको कहा जाएगा कि आपने ये एक्ट फ्रॉडुलेंटली किया है। उसके बाद है रीजन टू बिलीव, कि अगर कोई बंदा किसी चीज पर यकीन करता है तो उस चीज पर यकीन करने के लिए कोई ना कोई रीजन होनी चाहिए, कोई ना कोई सफिशिएंट कॉज होनी चाहिए। यानी कि अगर आप किसी चीज पर यकीन करते हैं, किसी चीज को सच समझते हैं, तो उस चीज को सच मानने के लिए आपके पास कोई सॉलिड रीजन होनी चाहिए, तो उसको हम कहते हैं रीजन टू बिलीव। नेक्स्ट है कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी बंदे की वाइफ की पोजेशन में है, उसके क्लर्क की पोजेशन में है या उसके सर्वेंट की पोजेशन में है, तो यही माना जाएगा कि प्रॉपर्टी इसी बंदे की है, इसकी पोजेशन में ही वो प्रॉपर्टी है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, जो कि डिफाइन करता है काउंटरफीट को। अब काउंटरफीट क्या है कि किसी चीज की हूबहू नकल करना, उसको कॉपी करना। यानी कि अगर कोई एक चीज है और उससे मिलती जुलती आप कोई ऐसी चीज बनाते हो जिसमें आपका इरादा क्या है कि मैं अगले बंदे को धोखा दे सकूं, यानी कि आपने ये जो चीज मिलती जुलती बनाई है वो अगले बंदे को धोखा देने की नीयत से बनाई है। और अगर आपका इरादा धोखा देने का नहीं भी था, लेकिन फिर भी आपको ये नॉलेज है कि ये जो चीज मैंने बनाई है ये किसी को धोखा देने के लिए इस्तेमाल हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं वो क्या है, काउंटरफीट। किसी चीज की नकल करते हुए उसको असल चीज के मुताबिक बना देना, और आपका मकसद क्या है, दूसरे को धोखा देना। जैसा कि जाली नोट बनाए जाते हैं, स्टाम्प पेपर्स वगैरह बनाए जाते हैं, या कोई सील्स वगैरह बनाई जाती हैं, मोहरें वगैरह, तो वो तमाम इस डेफिनेशन में फॉल करती हैं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट को किस तरह से कहा है कि कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर कुछ भी लिखा हो, कोई भी सिंबल्स वगैरह हो, कोई मार्क्स वगैरह हो, जिसको बाद में एज एविडेंस के तौर पर यूज किया जा सके, तो उस चीज को हम कहते हैं वो डॉक्यूमेंट है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है कि ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके लीगल राइट्स के साथ डील कर रहा है, यानी कि ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू आपका कोई भी लीगल राइट क्रिएट हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, उसको रोका गया है, ख़त्म किया गया है, यानी कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको अंडर लीगल लाइबिलिटी लेकर आ रहा है, वो तमाम चीज़ें वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डेफिनेशन में फॉल करती हैं। नेक्स्ट है विल। विल को डिफाइन करते हुए कहा है कि कोई भी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, विल है हमारे पास, वसीयत है। फिर है एक्ट और ओमिशन को डिफाइन किया गया है कि एक्ट क्या है, यानी कि कोई भी काम जो आप कर रहे हो, और ओमिशन क्या है कि ऐसी चीज़ जिसको करने के लिए आप ड्यूटी बाउंड थे लेकिन आपने अपनी उस ड्यूटी को फुलफिल नहीं किया, तो कहा जाएगा कि आपने ओमिशन किया है। सो इस पूरी पीपीसी के अंदर जहाँ कहीं भी वर्ड एक्ट यूज़ हुआ है तो वो सीरीज ऑफ एक्ट्स के लिए भी है, और जहाँ पर एक्ट्स का वर्ड यूज़ हुआ है तो वो सिंगल एक्ट के लिए भी कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह ओमिशन के लिए भी वही सेम चीज कि अगर ओमिशन यूज हुआ है तो वो सीरीज ऑफ ओमिशंस के लिए भी होगा, या अगर कहीं पर ओमिशंस यूज हुआ है तो वो सिंगल ओमिशन के लिए भी होगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 34। सेक्शन 34 कहता है कि अगर बहुत सारे लोगों ने कॉमन इंटेंशन के साथ कोई क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म किया है, तो हर वो बंदा जो कि उस क्रिमिनल एक्ट को परफॉर्म करने में शामिल था वो इक्वली लायबल होगा। अब इसमें एक से ज़्यादा और 5 से कम लोग हैं, अगर इन लोगों ने कॉमन इंटेंशन के साथ कोई ऑफेंस कमिट किया है तो वो तमाम इक्वली लायबल होंगे। ऐसा नहीं है कि लायबिलिटी सिर्फ एक बंदे पर आएगी, बल्कि वो इक्वली लायबल होंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे उन्होंने ये ऑफेंस जो है वो इंडिविजुअली परफॉर्म किया है। इसी के साथ सेक्शन 35 है, इसी के सेम है, जो कि बात करता है क्रिमिनल नॉलेज की। सेक्शन 35 कहता है कि अगर कोई क्रिमिनल एक्ट आपने क्रिमिनल नॉलेज के साथ किया है, आपको पता था कि ये काम गलत है लेकिन फिर भी आपने उस एक्ट को परफॉर्म किया है, तो आपके ऊपर लायबिलिटी इक्वल ही आएगी। सेक्शन 36 है जो कि बात करता है इफेक्ट कॉज पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन, यानी कि ऐसा ऑफेंस जो कि ना तो पूरा का पूरा एक्ट है और ना ओमिशन है, बल्कि एक्ट और ओमिशन ने मिलकर इसको जुर्म बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रिजनर है और उसके पास एक कैदी मौजूद है। अब उसका काम क्या था, ड्यूटी क्या थी कि उसने उसको 3 टाइम का खाना देना है। अब उसने अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं किया, उसको 3 टाइम का खाना नहीं दिया, ये उसने ओमिशन किया, और एक्ट उसने क्या किया कि साथ में उसको मारना भी शुरू कर दिया। अब इसका ये जो एक्ट मारने का और इसका जो ओमिशन था खाना ना देने का, इस वजह से उस पर्सन की डेथ कॉज हो गई, तो दैट मीन्स ऑफेंस हुआ लेकिन वो पार्टली एक्ट था और पार्टली ओमिशन था। नेक्स्ट है कॉपरेशन की बात की गई है सेक्शन 37 कि अगर मुख्तलिफ एक्ट्स परफॉर्म किए गए हैं और उन डिफरेंट एक्ट्स के थ्रू कोई एक ऑफेंस बन रहा है और बहुत सारे लोगों ने इसमें कॉपरेशन की है, बहुत सारे लोगों ने मिलजुल कर डिफरेंट एक्ट्स परफॉर्म किए हैं जिनसे एक ऑफेंस बना है, तो वो तमाम लोग इस ऑफेंस के लिए इक्वली लायबल होंगे। उसके बाद है सेक्शन 38। सेक्शन 38 कहता है कि जहां पर बहुत सारे लोगों ने कोई ऑफेंस कमिट किया है लेकिन तमाम लोग डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए लायबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, 3 बंदे हैं, उनके ऊपर एफआईआर हुई है 302 की, या लेट सपोज हम कह देते हैं 380 की। अगर एक बंदा, अब ये 3 बंदे चोरी की नीयत से अंदर के, और एक ने क्या किया, चोरी के साथ साथ दूसरे बंदे का कत्ल भी कर दिया, तो जिसने कत्ल किया है उसको कत्ल की सजा भी मिलेगी और चोरी की सजा भी मिलेगी। यानी कि करने आप एक ऑफेंस के थे लेकिन आपने डिफरेंट ऑफेंसेस कमिट कर दिए, तो वहां पर आपको डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए डिफरेंटली चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट है वॉलंटरीली। वॉलंटरीली में कहा गया है कि अपनी मर्जी से कोई भी काम करना, अपनी रजामंदी से कोई काम करना, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया वो काम करने के लिए। फिर ऑफेंस को डिफाइन करते हुए कहा है कि ऐसी चीज़ जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, इस
पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर उसको की पनिशमेंट एक्सप्लेन की गई है, तो वो हमारे पास ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल करता है। नेक्स्ट है स्पेशल और लोकल लॉ। स्पेशल लॉ क्या है कि ऐसा लॉ जो कि खास लोगों के ऊपर अप्लाई होता है, और लोकल लॉ क्या है जो कि किसी खास जगह के ऊपर एप्लीकेबल है। अब खास लोगों से क्या मुराद, फॉर एग्जांपल जो हमारा एंटी टेररिज्म एक्ट है ATA, वो सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट के ऊपर अप्लाई होता है, ऑर्डिनरी पीपल पर वो एक्ट अप्लाई नहीं होता। इसी तरह जो हमारा KP टेनेंसी एक्ट है या पंजाब टेनेंसी एक्ट है, तो वो सिर्फ और सिर्फ KP और पंजाब के लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है। KP और पंजाब की लिमिटेशन से बाहर वो किसी जगह के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पेशल लॉ एंड लोकल लॉ। फिर नेक्स्ट है इलीगल को डिफाइन किया गया है कि ऐसी चीज जो कि एक ऑफेंस है, जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, जो कि आपको ग्राउंड प्रोवाइड कर रही है सिविल एक्शन के लिए, और लीगली बाउंड टू डू कोई भी ऐसी ड्यूटी जिसको ओमिट करना आपके लिए इलीगल है। फिर नेक्स्ट डिफाइन किया गया है इंजरी को कि कोई भी ऐसा हार्म जो कि कोई बंदा आपको इलीगली कॉज कर रहा है और वो हार्म आप उस पर्सन की बॉडी, माइंड, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी को अफेक्ट कर रहा है, तो वो इंजरी की डेफिनेशन में फॉल करेगा। फिर नेक्स्ट है वेसल को डिफाइन किया गया है कि कोई भी ऐसी चीज जो किस पर्पस के लिए बनाई गई है कि इंसानों को या प्रॉपर्टी को बहरी रास्तों से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए, उसको हम वेसल कहते हैं। गुड फेथ को नेगेटिवली डिफाइन किया गया है, नेगेटिव डेफिनेशन है। नेगेटिव डेफिनेशन से क्या मुराद है कि यहाँ पर गुड फेथ को डिफाइन नहीं किया गया, बल्कि कहा गया कि क्या चीज़ गुड फेथ में इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा काम जो कि आप विदाउट ड्यू केयर और अटेंशन करते हो, तो वो ये समझा जाएगा कि आपने गुड फेथ में वो काम नहीं किया। लास्ट डिफाइन किया गया है हार्बर को कि अगर कोई बंदा पुलिस को मतलूब है और उस बंदे को पुलिस की गिरफ्त से बचाने के लिए आप अगर उसको पनाह देते हो, उसको खाना देते हो, पैसे देते हो, या किसी भी तरह से उसको भगाने में उसकी मदद करते हो, तो ये कहा जाएगा कि वो हार्बर की डेफिनेशन में आता है। लेकिन इस हार्बर के अंदर वाइफ का अपने हस्बैंड को या हस्बैंड का अपनी वाइफ को पनाह देना इंक्लूडेड नहीं है। सो ये था पहला चैप्टर डेफिनेशन क्लॉज का, जिसमें हमने एक एक डेफिनेशन को डिस्कस किया है। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जो कि है चैप्टर 4। चैप्टर 4 बात करता है जनरल एक्सेप्शंस की, कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है पनिशमेंट से, जिनके ऊपर ये पाकिस्तान पीनल कोड अप्लाई नहीं होता, जो कि अगर ऑफेंस करते हैं तो उनको सजा नहीं दी जाएगी या उनका कोई भी एक्ट ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। सेक्शन 76 बात करता है कि अगर कोई बंदा अंडर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट गुड फेथ के अंदर कोई काम कर रहा है, जिस काम को करने के लिए वो ड्यूटी बाउंड था, तो अगर उसने मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर कोई काम किया है तो उसका वो एक्ट ऑफेंस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल पुलिस ऑफिसर है जो कि बाउंड बाय लॉ था कि उसने जाके ए को अरेस्ट करना है। अब अंडर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट जब ये पुलिस ऑफिसर ए के घर गया तो वहां पर उसने बी को देखा, और बी को ए समझते हुए इस पुलिस ऑफिसर ने जो बी को अरेस्ट किया है, तो ऑल्दो बी की अरेस्ट इलीगल थी, लेकिन चूंकि उसने मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर ये काम किया है और उसने यकीन कर लिया था कि मेरी जिम्मेदारी है इस काम को करने की, सो लिहाजा उसके इस एक्ट के लिए उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। इसी के साथ सेक्शन 79 है जो कि बात करता है एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ, यानी कि अगर कोई बंदा कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म कर रहा है जिस एक्ट के लिए उसके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन है, वो एक्सप्लेन कर सकता है, वो वजाहत दे सकता है कि मैंने ये एक्ट क्यों किया। फॉर एग्जाम्पल ए एक जगह पर मौजूद था, उसने देखा कि बी एक ऐसी हालत में रोड से जा रहा है और उसके सामने से एक गाड़ी आ रही है जो कि डायरेक्टली बी को हिट कर सकती है। सो बी को उस एक्सीडेंट से बचाने के लिए ए ने बी को धक्का दे दिया, तो उसको कुछ इंजरीज कॉज हो गई। अब ऑल्दो ये जो इंजरीज उसने कॉज की हैं ये
इलीगल थी, ये गैर कानूनी थी, ये ऑफेंस था, लेकिन वो इस चीज़ की जस्टिफिकेशन दे रहा है कि बी को एक्सीडेंट से बचाने के लिए मैंने बी को धक्का दिया था। सो यहाँ पर इसका ये जो धक्का देने का एक्ट है ये ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसी के साथ सेक्शन 77 है जो कि कहता है कि अगर कोई जज अपने जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हुए कोई ऐसा एक्ट करता है जो कि गुड फेथ में कर रहा है तो वो भी ऑफेंस नहीं होगा। सेक्शन 78 कहता है कि अगर किसी जज ने कोई ऑर्डर पास किए हैं और उस ऑर्डर्स के ऊपर अगर कोई अथॉरिटीज अमल दरामद करती हैं, ऑल्दो जज ने जो ऑर्डर पास किया है उसके पास वो ऑर्डर पास करने का इख्तियारात नहीं था, लेकिन अथॉरिटीज अदालत के फैसले को अमल दरामद करते हुए अगर कोई एक्ट करती है तो वो ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा, उनको इस चीज़ की सज़ा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है सेक्शन 80। सेक्शन 80 कहता है कि अगर कोई बंदा क्रिमिनल नॉलेज और क्रिमिनल इंटेंशन के बगैर लॉफुल मीन्स से लॉफुल तरीके से कोई भी लॉफुल एक्ट परफॉर्म करता है जिसमें उसकी प्रॉपर केयर प्रॉपर अटेंशन शामिल थी, लेकिन इन सब के बावजूद बदकिस्मती से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको उस चीज़ के लिए लायबल कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो ऑफेंस नहीं होगा। सेक्शन 81 है जो कि कहता है कि अगर आप कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म करते हो जिससे आपको लगता है कि अगले को नुकसान हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपकी क्रिमिनल इंटेंशन शामिल नहीं है और आप उस बंदे को नुकसान से बचाने के लिए गुड फेथ के अंदर कोई एक्ट परफॉर्म कर रहे हो तो वो भी ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसी के साथ सेक्शन 82 है। सेक्शन 82 कहता है कि हर वो काम जो कि 10 साल से कम उम्र का बच्चा करता है वो भी ऑफेंस नहीं होगा। सेक्शन 83 कहता है कि अगर कोई बच्चा है जो कि 7 साल से ऊपर का है और 14 साल से कम का है, लेकिन अभी उनकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप नहीं हुई, उनका मैच्योरिटी लेवल इतना नहीं है कि उनको अंदाज़ा हो सके कि क्या चीज़ लीगल है और क्या चीज़ इलीगल है, तो अगर वो बच्चा कोई एक्ट परफॉर्म करता है तो वो भी ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट है हमारा पास सेक्शन 84। सेक्शन 84 बात करता है कि कोई भी ऐसा बंदा जो कि अनसाउंड माइंड है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का है या वो इनसेन है, सो अगर वो कोई एक्ट परफॉर्म करता है क्योंकि उसे एक्ट की नेचर और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं पता कि वो लीगल हैं या इलीगल हैं, तो उसका कोई भी एक्ट जो है वो ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 85। सेक्शन 85 कहता है कि अगर आपने किसी बंदे को इंटॉक्सिकेट किया है, उसको कोई नशा आवर चीज़ दी है जिससे वो अपनी नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड के अंदर नहीं है, और अगर उस नशा आवर चीज के नतीजे में अगर उसने कोई एक्ट परफॉर्म किया है तो वो भी ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो इंटॉक्सिकेशन यानी कि जो नशावर चीज उसे दी गई है वो उसकी विल के अगेंस्ट हो, उसकी मर्जी से उसे ना दी गई हो। अगर उसकी मर्जी से दी गई है तो फिर वो ऑफेंस के लिए लायबल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 86। सेक्शन 86 भी इसी बारे में बात कर रहा है। सेक्शन 87 पे आ जाते हैं। सेक्शन 87 कहता है कि अगर कोई बंदा जो कि 18 साल से ऊपर की एज का है और वो अपनी कॉन्सेंट देता है किस चीज़ के लिए, कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ उसके अंदर ख़तरा है, लेकिन फिर भी उस ख़तरे को मद्देनज़र रखते हुए वो अपनी कॉन्सेंट के साथ वो काम कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में या रेसलिंग में अगर कोई प्लेयर आता है तो उसको पता है कि सामने वाले की बॉल से या सामने वाले के एक्शन से मुझे नुकसान पहुँच सकता है, लेकिन वो फिर भी अपनी मर्जी से वो ये एक्ट परफॉर्म करता है, वो इस खतरे को मोल लेता है। सो अगर इन कॉन्सिक्वेंसेस उसे किसी भी तरह की कोई भी इंजरी कॉज होती है तो वो ऑफेंस कंसिडर नहीं की जाएगी। आप प्लेयर के अगेंस्ट जो है वो FIR फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सेक्शन 88। सेक्शन 88 कहता है कि अगर आप कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म कर रहे हो जिसमें आपकी इंटेंशन अगले की डेथ कॉज करने की नहीं है, लेकिन आप उसकी कॉन्सेंट के साथ गुड फेथ के अंदर उस बंदे के फायदे के लिए कोई काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर अगर
आपके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो वो आपकी सेहत के लिए कर रहा है, आपने उसको कॉन्सेंट दी है, वो आपके फायदे के लिए वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। सो अगर इस दौरान आपकी डेथ हो जाती है तो आप उस डॉक्टर को लायबल नहीं ठहरा सकते, डॉक्टर का ये एक्ट ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 89। सेक्शन 89 कहता है कि अगर कोई बच्चा जो कि 12 साल से कम उम्र का है या कोई अनसाउंड माइंड बंदा है और उसके बेनिफिट के लिए गुड फेथ के अंदर अगर आप कोई काम करते हो तो उसके लिए आपने उसके गार्डियन से कॉन्सेंट लेनी होगी। लेकिन यहाँ पर ये जो लॉफुल गार्डियन इनके बिहाफ पे कॉन्सेंट देंगे वो उस बंदे की डेथ कॉज करने के लिए नहीं दे सकते, ग्रीवियस हर्ट कॉज करने के लिए नहीं दे सकते। यानी कि जो लॉफुल गार्डियनशिप में अगर कोई बंदा किसी के बिहाफ पे कॉन्सेंट देता है तो जरूरी हो कि वो कॉन्सेंट उस बंदे के फायदे के लिए ही हो। सेक्शन 90 ने कॉन्सेंट को डिफाइन किया कि कौन सी कॉन्सेंट फ्री कॉन्सेंट कंसिडर की जाएगी। तो अगर कोई कॉन्सेंट अंडर द फियर ऑफ इंजरी या आपको मिसगाइड करते हुए, हकाइक को गलत तरीके से बयान करते हुए अगर आपसे कोई कॉन्सेंट ली गई है, या अगर किसी इंसेन बंदे ने, अनसाउंड माइंड पर्सन ने या इंटॉक्सिकेटेड पर्सन ने अगर कोई कॉन्सेंट दी है या किसी बच्चे की कॉन्सेंट ली गई है तो वो कॉन्सेंट फ्री कॉन्सेंट कंसिडर नहीं की जाएगी इस चैप्टर के अंदर। उस कॉन्सेंट के साथ अगर आप कोई एक्ट परफॉर्म करते हो तो वो ऑफेंस कंसिडर होगा, आप उसके लिए प्रॉपरली लायबल होगे। नेक्स्ट है सेक्शन 91। सेक्शन 91 बात करता है कि अगर कोई एक्ट ऑलरेडी ऑफेंस डिस्क्राइब हो चुका है तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट देने से वो ऑफेंस नॉर्मल एक्ट नहीं बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा आपको कहता है कि आओ मुझे कत्ल करो, तो ऐसा नहीं है कि उसने कॉन्सेंट दे दी तो आप उसको कत्ल करने चले जाओगे, बल्कि यहाँ पर जुर्म करने के लिए कॉन्सेंट देने से वो जुर्म नॉर्मल एक्ट नहीं बन जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 92। सेक्शन 92 कहता है कि अगर आपने कोई एक्ट गुड फेथ के अंदर किया है, किसी पर्सन के फायदे के लिए किया है, उसकी कॉन्सेंट के बगैर, तो वो भी ऑफेंस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसको हॉस्पिटल में लाया गया है, अब इतना टाइम नहीं है, उसकी स्टेट ऑफ माइंड ऐसी नहीं है कि उससे कॉन्सेंट ली जा सके उसका इलाज करने के लिए या उसके गार्डियंस का वेट किया जा सके। यानी कि अगर आप उसके गार्डियन का वेट करते हो तो वो बंदा अपनी जान से जा सकता है। तो यहाँ पर डॉक्टर विदाउट कॉन्सेंट गुड फेथ के अंदर उस बंदे के फायदे के लिए अगर उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो वो चीज ऑफेंस कंसिडर नहीं की जाएगी। सेक्शन 93 कहता है कि हर वो कम्युनिकेशन जो कि किसी बंदे से गुड फेथ में की गई है उस पर्सन के फायदे के लिए, और अगर उस कम्युनिकेशन से उसको किसी तरह का कोई नुकसान हो रहा है तो वो चीज़ भी ऑफेंस कंसिडर नहीं की जाएगी। सेक्शन 94 ने बात की कि मर्डर और ऐसे ऑफेंसेस जो कि स्टेट के खिलाफ हैं, जिनकी पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है, उनके अलावा अगर आपको कोई भी ऐसा एक्ट करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, आपको फियर ऑफ इंजरी दी जा रही है, आपको डराया धमकाया जा रहा है कि अगर आपने ये ऑफेंस ना किया तो आपका कत्ल कर दिया जाएगा, सो उस डराने धमकाने के बाद मर्डर और स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंसेस के अलावा अगर आप कोई ऑफेंस कमिट करते हो जिससे आपको खतरा है कि अगर मैंने ऐसा ना किया तो ये मुझे कत्ल कर देगा, ये मुझे सिवियर इंजरीज कॉज कर देगा, सो वहां पर आपका वो परफॉर्म किया हुआ एक्ट ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 95 जो कि बात करता है एक्ट क्लॉजिंग स्लाइट हार्म कि नॉर्मली अगर कोई ऐसा काम जिससे कोई बंदा माइंड नहीं करता, जैसे आप हंसते खेलते अगर किसी को थप्पड़ मार देते हो तो वो चीज़ भी ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगी। नेक्स्ट है सेक्शन 96 है सेक्शन 106 जो कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सप्लेन करते हैं कि हर वो काम जो कि प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सरसाइज करते हुए किया गया है वो ऑफेंस नहीं होगा। अब आप ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहाँ कहाँ एक्सरसाइज कर सकते हो? सो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अपनी बॉडी के लिए, किसी और पर्सन की बॉडी को बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए या किसी और पर्सन की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया जा सकता है। अब सेक्शन 99 कहता है कि वो कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते।
सो हर वो पब्लिक सर्वेंट जो कि अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है, लेट सपोज आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है और अगर कोई पुलिस वाला आपको आकर अरेस्ट करता है तो वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करूंगा। वहां पर आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं हो सकता। या अगर कोई बंदा है जो कि इन पब्लिक सर्वेंट्स की डायरेक्शंस के ऊपर कोई काम कर रहा है तो उनके अगेंस्ट भी आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हासिल नहीं है। इसके अलावा जहां पर आपके पास इतना टाइम है कि आप प्रॉपर फोरम को अप्रोच कर सकते हो, अथॉरिटीज को अप्रोच कर सकते हो, वहां पर भी आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने आकर आपको धमकी दी फोन पर कि मैं तुम्हें आकर कत्ल करने वाला हूं। अब आपके पास टाइम है कि आप पुलिस को अप्रोच कर सकते हो। सो ऐसा नहीं है कि वहां आप घर बैठकर कहो कि मेरे पास तो मेरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, वहां पर आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। इसी तरह राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सिर्फ उस हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है जितना खतरे को टालने के लिए ज़रूरी है। अगर आपने किसी को स्लाइट इंजरीज कॉज कर दी हैं और ख़तरा टल गया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए उसकी डेथ कॉज कर दो। डेथ कॉज आप कर सकते हो, लेकिन किन सिचुएशंस के अंदर वो आगे एक्सप्लेन की गई हैं कि अगर आपको खतरा हो कि मैंने इस बंदे को ना मारा तो ये मुझे कत्ल कर देगा, वहां पर आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए उसका कत्ल कर सकते हो। या फिर अगर आपको लगता है कि मैंने इसको ग्रीवियस हर्ट कॉज ना किया तो ये मुझे सिवियर इंजरीज कॉज कर देगा, सो वहां पर आप इसकी डेथ कॉज कर सकते हो। अगर कोई बंदा रेप कमिट करने की इंटेंशन से आया है या अननेचुरल ऑफेंसेस कमिट करने की गर्ज से या किडनैपिंग, अबडक्शन या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के इरादे से आया है और ऐसी कन्फाइनमेंट जिसमें आपके पास अथॉरिटीज को अप्रोच करने के सोर्सेज नहीं है तो वहां पर आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए अगले बंदे की डेथ कॉज कर सकते हो। इसी तरह प्रॉपर्टी के केस में आप कब अगले बंदे की डेथ कॉज कर सकते हो? अगर कोई बंदा आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से आया है, रॉबरी कमिट करने की गर्ज से आया है या हाउस ब्रेकिंग या मिसचीफ, ये तमाम ऑफेंसेस कमिट करने की गर्ज से आया है तो अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हो। फिर इनके दरमियान में बताया गया कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट कब होता है? जैसे ही आपको अलर्ट होते हो आपके डेंजर अराइज हो गया है और जब तक वो खतरा रहता है तब तक आपका वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी रहता है। अब इनके दरमियान एक सेक्शंस के अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि क्या आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उस जगह पर एक्सरसाइज कर सकते हो जहां पर किसी इनोसेंट पर्सन को नुकसान पहुंच रहा है। सो सेक्शन 106 कहता है कि यस, आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए अपनी जान बचाने के लिए किसी बेगुनाह को भी नुकसान पहुंचा सकते हो। दैट मीन्स कि कानून आपको अपनी जान बचाने के लिए इतनी राइट भी देता है कि आप किसी इनोसेंट पर्सन को भी नुकसान पहुंचा सकते हो। सो ये था चैप्टर 4 जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि कौन से ऐसे लोग हैं जो अगर कोई एक्ट परफॉर्म करते हैं तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा और उनको इस ऑफेंस के लिए सजा नहीं दी जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर 16A के ऊपर, चैप्टर 16 के ऊपर, जो कि बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी, यानी कि ऐसे ऑफेंसेस जो आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं वो कौन कौन से ऑफेंसेस हैं। सो ये भी हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 299। सेक्शन 299 डेफिनेशन क्लॉज को एक्सप्लेन कर रहा है। सबसे पहले डिफाइन किया गया है इस चैप्टर के अंदर एडल्ट को कि हर वो बंदा जो कि 18 साल की एज को पहुंच चुका है वो एडल्ट कंसिडर किया जाएगा। फिर उसके बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ द पनिशमेंट्स को डिफाइन किया गया है। सबसे पहले बात की गई है किसास की। किसास क्या है? पनिशमेंट बाय कॉजिंग सिमिलर हर्ट एट द सेम पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑफेंडर विच ही हैज कॉज्ड टू द विक्टिम, यानी कि जिस बंदे ने जितना नुकसान आपको पहुंचाया है बदले में आप भी उसको उतना ही नुकसान पहुंचाओ। अगर उसने आपकी आंख जख्मी की है तो आप भी उसकी आंख जख्मी करो, नाक जख्मी की है तो आप भी उसकी नाक जख्मी करो, उसने आपकी टांग काटी है तो आप भी उसकी टांग काटो, यानी कि जितना नुकसान उसने आपको दिया है बदले में आप भी उसको उतना ही नुकसान पहुंचाओ। फिर इसके साथ बाकी डिफाइन किया गया है दियत को। दियत क्या है कि वो कंपनसेशन जो सेक्शन 323 के अंदर स्पेसिफाई की गई है और वो क्या है?
दियत कहते हैं ब्लड मनी को, खून बहा। कितना है? 30,630 ग्राम्स ऑफ दी सिल्वर, और ये हर साल इसकी अमाउंट जो है वो फ्लक्चुएट करती है अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ दी सिल्वर। फिर इसके साथ डिफाइन किया गया है अर्श और दमन को। अर्श क्या है कि वो कंपनसेशन जो कि ऑलरेडी फिक्स है इस चैप्टर के अंदर, जो कि ऑफेंडर ने पे करनी है विक्टिम को या उसके लीगल हेयर्स को। दमन क्या है कि वो कंपनसेशन जो कि डिटरमिन की जाती है कोर्ट की जानिब से, वो ऑलरेडी फिक्स नहीं है। कोर्ट अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इस कंपनसेशन की अमाउंट को फिक्स करता है। फिर उसके बाद हमारे पास डिफाइन किया गया है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट से मुराद प्रोविंशियल गवर्नमेंट है इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट डिफाइन किया गया है कत्ल को। सो अगर आप इंटेंशनली किसी बंदे की डेथ कॉज करते हो तो वो कत्ल की डेफिनेशन में फॉल करेगा। फिर डिफाइन किया गया है इकराह ताम और इकराह नाकिस को। इकराह ताम को किस तरह से डिफाइन किया गया कि जब कोई बंदा, उसके स्पाउस या कोई ऐसा बंदा जो कि प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ द मैरिज के अंदर आता है और उसको ये खतरा होता है कि उसकी डेथ कॉज की जा सकती है या उसकी बॉडी के किसी भी हिस्से को परमानेंटली डिसमेंबर किया जा सकता है, उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, या फिर जनाबिल जबर का खतरा है, तो ऐसे प्रेशर के अंदर आकर अगर कोई बंदा कोई ऑफेंस कमिट करता है, यानी कि इस प्रेशर के थ्रू आपको ये कहा जा रहा है कि आप ये ऑफेंस कमिट करो। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे को प्रेशराइज किया जा रहा है कि अगर तुमने ये ऑफेंस कमिट ना किया तो तुम्हारी बहन को या तुम्हारे भाई को कत्ल कर दिया जाएगा। सो इस प्रेशर में आकर अगर उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो उसको कम सजा होगी, और जिसने आपको प्रेशराइज किया है उसको अकॉर्डिंग दी ऑफेंस के मुताबिक सजा दी जाएगी। सेकंड है इकराह नाकिस, यानी कि इन कैटेगरीज के अलावा अगर आपको आपके फ्रेंड्स के थ्रू या आपके रिलेटिव्स के थ्रू डराया धमकाया जा रहा है और इस दौरान अगर आपसे कोई ऑफेंस कमिट करवाया जा रहा है तो फिर आपको ऑफेंस के अकॉर्डिंग सेम सजा दी जाएगी। यानी कि अगर आप किसी का कत्ल करते हो तो आपको कत्ल की ही सजा दी जाएगी। फिर वली को डिफाइन करते हुए कहा है, वली कौन है? कोई भी ऐसा बंदा जो कि विक्टिम के बिहाफ पे किसास क्लेम कर सकता है, वो आपका वली है। ताजीर पनिशमेंट क्या है कि हर वो पनिशमेंट जो कि कोर्ट की तरफ से प्रेस्क्राइब की गई है वो आपकी ताजीर पनिशमेंट है, वो चाहे इम्प्रिजनमेंट है या डेथ पेनल्टी है। फिर उसके बाद कत्ल की कुछ काइंड्स को एक्सप्लेन किया गया है। कत्ल की 4 काइंड्स हैं, कत्ले अम्द, कत्ले शबीह अम्द, कत्ले खता और लास्ट है कत्ल बिसबब। सबसे पहली काइंड है कत्ले अम्द, अमदन जानबूझकर किसी का कत्ल करना। सो कत्ले अम्द का पहला इंग्रेडिएंट क्या आ गया? इंटेंशन। आपकी इंटेंशन क्या है? अगले बंदे की डेथ कॉज करने की या अगले बंदे को ऐसी इंजरीज कॉज करने की कि वो इंजरीज इतनी सिवियर हैं कि उससे उस बंदे की डेथ कॉज हो सकती है। या तो आपने डायरेक्ट उसकी डेथ कॉज करनी है या फिर आप उसको कोई ऐसी इंजरीज दे रहे हो जो कि इतनी सिवियर हैं कि आपको पता है कि इससे इसकी डेथ कॉज हो जाएगी, तो उसको हम कहते हैं वो क्या है? कत्ले अम्द। और सेक्शन 302 के अकॉर्डिंग कत्ले अम्द की 3 पनिशमेंट है। एक पनिशमेंट है किसास की, दूसरी ताजीर पनिशमेंट है डेथ पेनल्टी या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और तीसरी पनिशमेंट है 25 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड काइंड के ऊपर जो कि है कत्ले शबीह अम्द। अब यहाँ पर आपकी इंटेंशन क्या है? डेथ कॉज करने की इंटेंशन नहीं है, लेकिन आपकी इंटेंशन क्या है? सिर्फ और सिर्फ अगले बंदे को इंजरीज कॉज करने की, और इंजरी भी आप उसको ऐसी कॉज कर रहे हो कि आपको पता है कि इस इंजरी से उसकी डेथ कॉज नहीं होगी। सो कत्ले शबीह अम्द में इरादा कत्ल का नहीं है, लेकिन आपने जो इंजरीज कॉज की हैं उन इंजरीज के नतीजे में इस बंदे की डेथ कॉज हो जाती है, तो ऐसा समझा जाएगा कि आपने कत्ले शबीह अम्द कमिट किया है। और कत्ले शबीह अम्द की पनिशमेंट क्या है? दियत, और उसके साथ ताजीर पनिशमेंट है 25 ईयर्स की। नेक्स्ट काइंड है हमारे पास कत्ले खता। कत्ले खता के अंदर आपकी इंटेंशन ना तो डेथ कॉज करने की है और ना ही आपकी इंटेंशन है अगले बंदे को इंजरीज कॉज करने की, लेकिन आपके किसी एक्ट की वजह से, मिस्टेक ऑफ एक्ट की वजह से या मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से अगर अगले बंदे की डेथ कॉज हो जाती है एक्सीडेंटली, मिसफॉर्चुनेटली, तो फिर वहां पर आप किसके लिए लायबल होगे? कत्ले खता के लिए।
पहली दो काइंड्स में इंटेंशन थी, यहाँ पर इंटेंशन का सिरे से ताल्लुक ही नहीं है। आपके मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ एक्ट की वजह से किसी की डेथ कॉज हो गई तो उसके लिए आप दियत पनिशमेंट के लिए लायबल होगे। लास्ट है कत्ल बिस्सबब, यहाँ पर भी इंटेंशन शामिल नहीं है, ना डेथ कॉज करने की ना इंजरीज कॉज करने की, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपके किसी अनलॉफुल एक्ट के नतीजे में किसी बंदे की डेथ कॉज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने रास्ते में कोई गड्ढा खोदा है, लेकिन इस गड्ढे को खोदने का मकसद क्या था? आपका मकसद ये नहीं था कि इसमें कोई गिर के मर जाए, लेकिन आपने ये जो गड्ढा खोदा है ये गैर कानूनी था, इल्लीगली था। तो अगर इस अनलॉफुल एक्ट की वजह से किसी बंदे की डेथ कॉज हो जाती है, देन यू विल बी लायबल फॉर द कत्ल बिस्सबब, और कत्ल बिस्सबब की पनिशमेंट है दियत। सो ये कत्ल की 4 काइंड्स थी। पहली 2 काइंड्स में इंटेंशन शामिल है, दूसरी 2 काइंड्स में इंटेंशन का कोई कंसर्न नहीं है। फिर इसी चैप्टर के अंदर बात की गई है हर्ट की। अब हर्ट को किस तरह से डिफाइन किया गया है? सो सेक्शन 332 कहता है कि अगर कोई भी बंदा आपको कोई ऐसा जख्म दे रहा है, कोई ऐसी इंजरी कॉज कर रहा है जिससे आपके ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी परमानेंटली या टेम्परेरीली डिसफंक्शनल हो जाती हैं, यानी किसी भी वजह से इंसानी जिस्म को मुतासिर किया जा रहा हो, तो वो हमारे पास हर्ट है। अब हर्ट की आगे से काइंड्स को एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले है इतलाफे उज़ू, नाम से ही जाहिर है तल्फ कर देना, उज़ू को तल्फ कर देना, यानी कि अगर कोई भी बंदा आपके जिस्म का कोई भी हिस्सा काट कर आपके जिस्म से अलहदा कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका हाथ है, उसने हाथ काट दिया, बाजू काट दिया, टांग काट दी, टोटली उसने उज़ू को तल्फ कर दिया, उस बॉडी ऑर्गन को उसने परमानेंटली काट कर फेंक दिया, तो वहाँ पर क्या होगा? वो हर्ट की कौन सी काइंड है? वो इतलाफे उज़ू है। सेकंड है इतलाफे सलाहियत उज़ू, उज़ू की सलाहियत को ख़त्म कर देना, यानी कि जो बॉडी ऑर्गन है उसकी फंक्शनल कैपेसिटी, उसकी वर्किंग कैपेसिटी को ख़त्म कर देना, काम करने की सलाहियत को ख़त्म कर देना। यानी कि हाथ है, पूरा का पूरा हाथ नहीं काटा, लेकिन ऐसी इंजरी कॉज की है जिससे वो हाथ नाकाम हो गया, अब वो किसी काम का नहीं रहा। सो इतलाफे उज़ू और इतलाफे सलाहियत उज़ू में बेसिक डिफरेंस क्या है? इतलाफे उज़ू के अंदर आपका ऑर्गन आपकी बॉडी से अलहदा कर देना, सलाहियत उज़ू में ऑर्गन अलहदा नहीं करना बल्कि उसकी फंक्शनल कैपेसिटी को ख़त्म कर देना। तीसरी काइंड है हर्ट की, जो कि है शजा। शजा क्या है कि आपकी जो अपर बॉडी पार्ट्स हैं, यानी कि आपके हेड और फेस पर अगर कोई भी इंजरी कॉज होती है तो उसमें आप शजा के लिए लायबल होगे। अब यहाँ पर इतलाफे उज़ू या सलाहियत उज़ू का कोई कंसर्न नहीं है। फिर शजा की हमारे पास फर्दर कुछ काइंड्स हैं। सबसे पहली काइंड है शजा खफीफा। अब इसमें क्या होता है कि आपको स्लाइट सी इंजरीज कॉज कर देना जिसमें आपकी बोन विजिबल नहीं हो रही, मामूली सा जख्म दे देना। दूसरी काइंड है शजा मुदीहा। शजा मुदीहा क्या है कि पहले से थोड़ी सी सिवियर इंजरीज, यानी कि ऐसी इंजरीज जिससे आपकी बोन भी विजिबल है, हड्डी नज़र आ रही है, आपको इतनी जो सिवियर इंजरी है वो कॉज की गई है। तीसरी है शजा हाशिमा। अब इसमें आपको इंजरी कॉज की है और उसके साथ आपकी जो बोन है वो फ्रैक्चर हो गई है, लेकिन वो अभी डिसलोकेट नहीं हुई, वो अपनी जगह से नहीं हिली, सिर्फ और सिर्फ हड्डी टूट गई है। नेक्स्ट है हमारे पास शजा मुनाकिला, जिसमें हड्डी फ्रैक्चर भी हुई और वो अपनी जगह से डिसलोकेट भी हो गई। नेक्स्ट है शजा अमा। इसमें हमारे पास क्या है कि आपका स्कल जो है उसको फ्रैक्चर किया गया है, यानी कि आपकी खोपड़ी जो है वो उसमें इंजरीज कॉज हुई है लेकिन आपका ब्रेन डैमेज नहीं हुआ। और लास्ट है शजा दमीगा, जो ये कहता है कि स्कल के साथ साथ आपका ब्रेन भी डैमेज हो गया है। सो जैसे जैसे हम नेक्स्ट काइंड की तरफ जा रहे हैं, इंजरीज क्या है वो सिवियर होती जा रही हैं। पहले स्लाइट इंजरीज थी, जैसे ही हम नेक्स्ट काइंड की तरफ गए तो इंजरीज मज़ीद सिवियर होती गई। उसके बाद हर्ट की चौथी काइंड है हमारे पास जरा।
जरा की हमारे पास फर्दर दो काइंड्स हैं, जायफा और गैर जायफा। अब जरा इटसेल्फ क्या है कि हेड और फेस के अलावा जो आपकी लोअर बॉडी पार्ट्स हैं उन पर किसी तरह की कोई इंजरीज कॉज करना, चाहे टेम्परेरी या परमानेंटली डिसफंक्शनल कर देना लोअर बॉडी पार्ट्स को, वो जरा की डेफिनेशन में आते हैं। जरा की फर्दर दो काइंड्स हैं, जायफा और गैर जायफा। जायफा क्या कहता है कि अगर आपने इंजरीज जो हैं वो जिस्म के सेंसिटिव पार्ट्स के अंदर चली गई हैं, जिसमें आपकी बोन इन्वॉल्व नहीं है लेकिन गोश्त के अंदर आपको कोई इंजरीज कॉज की गई हैं, तो वो जायफा है। गैर जायफा क्या है, जो कि जायफा की डेफिनेशन में नहीं आती। अब गैर जायफा की फर्दर कुछ काइंड्स हैं जिनको किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले है शजय दमीहा, जिसमें आपकी स्किन जो है वो रप्चर हो गई, स्किन फट गई है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो वो हमारे पास इंजरी क्या है, गैर जायफा दमीहा। सेकंड हमारे पास है बदीहा, जो कि इंटरनल इंजरीज हैं, अंदर की तरफ कट लगा देना, बोन अभी विजिबल नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ स्लाइट सी इंजरीज हैं। नेक्स्ट है मुतलाहिमा। मुतलाहिमा में क्या है कि गोश्त का फट जाना, टुकड़े टुकड़े कर देना। नेक्स्ट है हमारे पास मुदीहा। मुदीहा में क्या है, वही बात जो हमने पहले पढ़ी, इंजरीज इतनी सिवियर हैं कि आपकी बोन जो है वो विजिबल हो गई है। नेक्स्ट है हाशिमा, जो कि लोअर बॉडी पार्ट्स के ऊपर फ्रैक्चर हो गया है, अब बोन भी विजिबल है और हड्डी भी टूट गई है। फिर लास्ट है मुनाकिला, जिसमें आपका फ्रैक्चर भी हुआ है और उसके साथ आपकी बोन डिसलोकेट भी हुई है। सो ये शजा की जो काइंड्स हैं और गैर जायफा की जो काइंड्स हैं वो बिल्कुल सेम है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ द हर्ट हैं, इतलाफे उजू, सलाहियत उजू, शजा, उसकी फर्दर काइंड्स, जरा उसकी दो काइंड्स और फिर गैर जायफा की आगे से फर्दर काइंड्स। अब इसी के साथ इस चैप्टर में हर्ट की मजीद कुछ काइंड्स को डिफाइन किया गया है, जो कि है कि अगर आपकी उंगली पे कोई इंजरी होती है, आपके बालों को किसी तरह का नुकसान हो रहा है, आपके दांतों को नुकसान हो रहा है, तो उनके लिए क्या क्या पनिशमेंट्स हैं। सो वो यहाँ के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी डिटेल में हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर 16A के ऊपर। चैप्टर 16A बात करता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, सेक्शन 339। सेक्शन 339 क्या कहता है कि कोई भी बंदा जो वॉलेंटरीली किसी के रास्ते में रुकावट डाल रहा है, और उसका ये जो रुकावट डालने का मकसद क्या है कि वो आपको किसी ऐसी डायरेक्शन में जाने से रोके जहां पर जाना आपका राइट है, यानी कि जिस डायरेक्शन में प्रोसीड करना आपका कानूनी हक है, बगैर किसी जवाज के, बगैर किसी रीजन के अगर वो बंदा आपको उस जगह पर जाने से रोकता है तो दैट मीन्स दैट ही हैज़ रॉन्गफुली रिस्ट्रेन्ड यू। इसके साथ है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का डिफरेंस क्या है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में आपको किसी एक जगह पर कन्फाइन कर दिया है कि आप इस एक जगह से बाहर नहीं जा सकते। रिस्ट्रेंट में हमने क्या कहा था, किसी एक डायरेक्शन में जाने से रोकना। फॉर एग्जांपल, एक कमरा है, उसके दो दरवाजे हैं और एक बंदा आपको रोक रहा है कि आप इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या कहती है कि अगर आपको उस कमरे के अंदर महदूद कर दिया है, आपको उस कमरे से ही बाहर जाने नहीं दिया जा रहा, आपको लिमिटेशंस के अंदर बंद कर दिया है कि आप इस हदूद से बाहर नहीं निकल सकते, तो वो क्या है कि उस बंदे ने आपको रॉन्गफुली कन्फाइंड किया है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। उसके बाद है फोर्स एंड क्रिमिनल फोर्स। फोर्स क्या है कि कोई भी हरकत, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे ने आपको हाथ लगा दिया जिससे आपको क्या फील हुआ कि इस बंदे ने मुझे टच किया है, सो ये जो हरकत है ये क्या है, ये फोर्स है। अब यही फोर्स क्रिमिनल फोर्स में किस तरह से कन्वर्ट हो रही है। सो क्रिमिनल फोर्स के इंग्रेडिएंट्स हैं कि अगर कोई बंदा इंटेंशनली, जानबूझकर उस बंदे की कॉन्सेंट के बगैर वो फोर्स यूज कर रहा है,
और इस इंटेंशन का मकसद क्या है कि वो आपको किसी भी तरह से कोई इंजरी कॉज करे, आपको नुकसान पहुंचाए या आपको तंग करने की नीयत से अगर वो फोर्स यूज कर रहा है। सो अगर किसी फोर्स के अंदर ये तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल हो जाते हैं तो वो बन जाती है आपकी क्रिमिनल फोर्स। क्रिमिनल फोर्स यानी कि इरादा क्या है, अगले बंदे का कोई ना कोई ऑफेंस कमिट करने का इरादा है। इसी के साथ नेक्स्ट एक्सप्लेन किया गया है असॉल्ट को। सेक्शन 351 कहता है कि अगर कोई बंदा कोई ऐसा इशारा करता है, कोई ऐसी प्रिपरेशन कर रहा है, कोई ऐसा जेस्चर दे रहा है जिससे आपको ये लगता है कि इसका ये इशारा, इसकी ये तैयारी कि ये मुझ पर हमला करने वाला है। अभी उसने हमला किया नहीं है, अभी उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, लेकिन आपको ऐसा लगता है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे ने हाथ में कोई पत्थर पकड़ा है और उसने आपकी तरफ इस तरह इशारा किया है, अभी उसने वो पत्थर फेंका नहीं है, लेकिन आपको लगता है, आपने ये चीज फील कर दी है कि ये बंदा मुझ पर अटैक करने वाला है, तो उसकी ये जो जेस्चर या ये प्रिपरेशन है ये असॉल्ट की डेफिनेशन में फॉल करेगी। उसके बाद एक्सप्लेन किया गया है किडनैपिंग एंड एब्डक्शन को। किडनैपिंग की दो काइंड्स बताई गई हैं, किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। सबसे पहला है कि अगर आप किसी बंदे को उसकी कॉन्सेंट के बगैर पाकिस्तान की लिमिटेशन से बाहर लेकर जा रहे हो तो आपने क्या किया है, किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान का ऑफेंस कमिट किया है। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप क्या है कि अगर कोई माइनर है जो कि 14 साल से कम का है, माइनर मेल, या अगर कोई फीमेल है जो कि 16 साल से कम उम्र की है, या फिर वो अनसाउंड माइंड है और आप इन माइनर्स को इनके लॉफुल गार्डियन की कस्टडी से बाहर लेकर जाते हो इनकी कॉन्सेंट के बगैर, या अगर इन्होंने कॉन्सेंट दी भी है तो इनकी कॉन्सेंट मैटर नहीं करती। सो जहां पर आपने इनकी लॉफुल गार्डियनशिप से, इनकी लॉफुल कस्टडी से इनको बाहर लेकर गए, तो दैट मीन्स यू हैव committed an offense of kidnapping from lawful guardianship। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, एजेस ऑफ द माइनर। मेल के लिए 14 ईयर्स की एज है और फीमेल के लिए 16 ईयर्स की एज है। ये लॉ गेट में आपसे पूछा जा सकता है। सो ऐसे माइनर्स को उनके गार्डियन की कॉन्सेंट के बगैर, उनकी गार्डियनशिप से, उनकी लॉफुल कस्टडी से आप बाहर लेकर नहीं जा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो दैट मीन्स यू हैव कमिटेड किडनैपिंग। इसी के साथ है एब्डक्शन। एब्डक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर कोई बंदा फोर्स यूज करते हुए, धमकी देकर आपको मजबूर करता है, वो आपको धोखाधड़ी से वो इंड्यूस कर रहा है और वो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है आपकी कॉन्सेंट के बगैर, आपको धमकी देकर मजबूर करके, तो दैट मीन्स ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ द एब्डक्शन। अब इसी के साथ नेक्स्ट ऑफेंस है सेक्शन 375 के अंदर, जो कि रेप को डिफाइन करता है कि अगर कोई मैन फीमेल की कॉन्सेंट के बगैर, उसकी विल के बगैर, या अगर उसने उससे कॉन्सेंट ली भी है तो अंडर द फियर ऑफ इंजरी या फियर ऑफ हर्ट ली है, और उसकी कॉन्सेंट के बगैर इफ ही कमिट्स सेक्सुअल इंटरकोर्स विद दैट वुमन, दैट मीन्स ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ द रेप अंडर सेक्शन 375 पीपीसी। उसके बाद डिफाइन किए गए हैं कुछ अननेचुरल ऑफेंसेस को। अब ये अननेचुरल ऑफेंसेस मैन के साथ भी हो सकते हैं, वेमेन के साथ भी हो सकते हैं, एनिमल के साथ भी हो सकते हैं। सो ये जितने भी गैर फितरी जराइम हैं इनको सेक्शन 377 के अंडर एक्सप्लेन किया गया है। और अगर कोई बंदा ऐसे कोई भी ऑफेंसेस कमिट करता है तो उसकी सज़ा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, और इसके साथ साथ उसे 2 से 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट भी दी जा सकती है। सो इसी के साथ चैप्टर 16A कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने चैप्टर 17 के ऊपर। चैप्टर 17 बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट दी प्रॉपर्टी, यानी कि जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं उनको डिफाइन किया गया है। सबसे पहले बात की गई है थेफ्ट की, चोरी। सेक्शन 378 इसको डिफाइन करता है कि किसी बंदे को उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी से महरूम कर रहा है, यानी कि आपकी इंटेंशन है डिसऑनेस्टली, यानी कि
अपने आप को रॉन्गफुल गेन देते हुए और दूसरे को रॉन्गफुल लॉस कॉज करते हुए अगर आप उस बंदे की मूवेबल प्रॉपर्टी को उसकी पोजेशन से ले लेते हो उस बंदे की कॉन्सेंट के बगैर और उस प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हो तो दैट मीन्स कि आपने थेफ्ट का ऑफेंस कमिट किया है अंडर सेक्शन 378। अब यहाँ पर जिसकी प्रॉपर्टी आप लेकर जा रहे हो उसकी कॉन्सेंट शामिल नहीं है, उसको आप रॉन्गफुल लॉस कॉज कर रहे हो। जो आपने प्रॉपर्टी ली है आपको रॉन्गफुल गेन हो रहा है और आपने उसकी पोजेशन से उसकी प्रॉपर्टी को लिया है तो ये कहा जाएगा कि आपने थेफ्ट का ऑफेंस कमिट किया है। अब इसके साथ आ जाते हैं नेक्स्ट ऑफेंस के ऊपर जो कि है एक्सटॉर्शन। अब एक्सटॉर्शन को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 383 कि अगर आप किसी बंदे को डरा धमकाकर, अब यहाँ पर भी आपकी इंटेंशन शामिल है, उसको डराने धमकाने के बाद अगर आप उससे उसकी कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी लेते हो, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने किसी को धमकाया और उसको कहा कि अपना ये घर मेरे नाम कर दो, अपनी ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, अपनी ये ज़मीन मेरे नाम कर दो। सो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मूवेबल है या इमूवेबल है और वो आपने हासिल की है अगले बंदे को डराते धमकाते हुए, तो दैट मीन्स यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन अंडर सेक्शन 383। अब यही थेफ्ट या यही एक्सटॉर्शन रॉबरी का बनता है। ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 390 के अंदर कि रॉबरी क्या है, वो इधर थेफ्ट है या एक्सटॉर्शन है। अब थेफ्ट रॉबरी का बनता है कि अगर थेफ्ट कमिट करने के लिए या अगर कहीं पर आप चोरी करने के लिए गए हो और उस चोरी के माल को वहां से ले जाते वक्त अगर कोई बंदा आपको रोक रहा है तो उस बंदे को एट द स्पॉट अगर आप किसी भी तरह की कोई इंजरीज कॉज कर रहे हो, उसकी डेथ कॉज कर रहे हो, तो दैट मीन्स आपने रॉबरी कमिट की है। तो सो थेफ्ट रॉबरी का बनता है जब अगले बंदे को कोई इंजरीज कॉज हो रही हैं। और एक्सटॉर्शन का रॉबरी बनता है, एक्सटॉर्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या है, अगले बंदे को फियर देना, यानी कि उसको सिर्फ और सिर्फ डराना धमकाना। फॉर एग्जाम्पल आप किसी बंदे को ये कह देते हो कि अगर तुमने अपना ये घर मेरे नाम ना किया या अपना ये प्लॉट मेरे नाम ना किया तो मैं तुम्हारी बहन जो कि मेरे कब्जे में है मैं उसको मार दूंगा, ये तुम्हारे भाई को मार दूंगा। सो जहां पर आप अगले बंदे को डराते धमकाते हुए उससे उसकी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को ले लेते हो तो वहां पर एक्सटॉर्शन कन्वर्ट हो जाती है रॉबरी के अंदर। अब यही रॉबरी डकैती का बनती है। सो सेक्शन 391 कहता है कि अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग, कॉमन इंटेंशन में कितने थे, 1 से ज्यादा और 5 से कम लोग, डकैती में क्या कहा गया है कि अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग वो रॉबरी कमिट करते हैं या अगर इस रॉबरी को कमिट करने में कोई बंदे उनकी हेल्प कर रहे हैं तो फिर ये रॉबरी कन्वर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली डकैती के अंदर। सो सेक्शन 391 ने स्पेसिफिकली डकैती को एक्सप्लेन नहीं किया या डकैती को डिफाइन नहीं किया। डकैती क्या है, वो एक्चुअली रॉबरी है, यानी कि अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर रॉबरी कमिट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है डकैती के अंदर। अब इसके बाद एक्सप्लेन किया गया है हाईजैकिंग को। हाईजैकिंग को सेक्शन 402A कहता है कि अगर कोई अनलॉफुली फोर्स यूज करते हुए किसी भी तरह से आपको धमकी देते हुए अगर किसी जहाज का कंट्रोल अपने इख्तियार में ले लेते हैं तो ये समझा जाता है कि उस पर्सन ने हाईजैकिंग कमिट की है। अब इस हाईजैकिंग के बाद एक्सप्लेन किया गया है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी को किस तरह से एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई डिसऑनेस्टली किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को अपने यूज में ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बंदा है जो कि एक शादी में गया है। अब जिस टेबल पर जाकर वो बंदा बैठा है वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग मौजूद थे और उन लोगों ने अपने मोबाइल लेट सपोज या वॉलेट उस टेबल पर रखे हुए थे। अब जब ए जाने लगा
तो उसने बेदहानी में मोबाइल उठा लिया जो कि उसका नहीं था, लेकिन इस चीज का उसे खुद नहीं पता, उसने अनइंटेंशनली वो मोबाइल उठा लिया। अब जब वो ये मोबाइल घर लेकर गया तो उसे पता चला कि ये मोबाइल तो मेरा नहीं है, और बाकी जिन लोगों में से किसी एक का ये मोबाइल था उन लोगों ने भी दोबारा इससे राब्ता करने की कोशिश नहीं की। तो इस बंदे ने क्या किया, इसकी इंटेंशन चेंज हो गई, इसने इस मोबाइल को अपने यूज में ले लिया। सो जहां पर पहले आपकी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन बाद में अगर आप डिसऑनेस्टली उस प्रॉपर्टी को अपने यूज में ले लेते हो, उसको कन्वर्ट कर देते हो, तो दैट मीन्स आपने क्या किया है, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी की है, और इसके लिए आप पनिशमेंट क्या है, 2 साल की इम्प्रिजनमेंट है। अब इसके साथ नेक्स्ट जो ऑफेंस डिफाइन किया गया है वो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट। अब ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट सिंपली क्या है कि किसी अमानत में खयानत कर देना। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट क्या है कि अगर आपकी अपनी कोई प्रॉपर्टी थी और आपने अपनी वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे को अमानत के तौर पर दे दी कि तुम इसको कुछ अरसे तक अपने पास रखो, और जिस बंदे को आपने अपनी ये प्रॉपर्टी दी है वो आपकी इस प्रॉपर्टी को यूज करने लग गया है, ऑल्दो आपने उसको कॉन्सेंट नहीं दी थी यूज करने की। अब थेफ्ट क्या है कि आपकी प्रॉपर्टी आपकी कॉन्सेंट के बगैर ली है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी खुद दूसरे बंदे को दी है। फॉर एग्जाम्पल, आप मुल्क से बाहर जा रहे थे, आपने अपनी गाड़ी दे दी दूसरे बंदे को कि तुम जब तक मैं मुल्क से बाहर हूं इस गाड़ी को अपने पास इमानत के तौर पर रख दो। अब बी ने क्या किया, उसने इसकी गैर मौजूदगी में इसकी गाड़ी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सो यहाँ पर बी का जो इसकी गाड़ी को इस्तेमाल करना है वो क्या है, वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट है कि उसने डिसऑनेस्टली अब उस प्रॉपर्टी को अपने इस्तेमाल में ले लिया, उसको मिस अप्रोप्रिएटली उसने यूज किया उसकी कॉन्सेंट के बगैर। तो दैट मीन्स ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट। उसके बाद एक्सप्लेन किया गया है स्टोलन प्रॉपर्टी को। स्टोलन प्रॉपर्टी क्या है, चोरी का माल, यानी कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आपने थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, हाईजैकिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट या डिसऑनेस्ट मिस्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी के थ्रू रिसीव की है, वो तमाम प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में फॉल करेगी। उसके बाद है स्टोलन प्रॉपर्टी के बाद है हमारे पास चीटिंग। चीटिंग को किस तरह से डिफाइन किया गया है, सेक्शन 415 कहता है कि किसी बंदे को डरा धमकाकर, उसको बहला फुसलाकर, उसको इंड्यूस करके आप उससे कोई ऐसा काम निकलवाते हो जो कि अगर आप उसको डराते धमकाते ना तो वो ऐसा काम कभी भी ना करता। यानी कि इंटेंशन आपकी क्या है, यहाँ पर अगले बंदे को धोखा देने की है। सो अगर एक बंदा उसके सामने गलत फैक्ट्स रखे जाते हैं किसी दूसरे बंदे की जानिब से जो कि उसको इंड्यूस कर रहा है, उसको धोखा दे रहा है, और उस इंड्यूसमेंट के नतीजे में अगर इस सेकंड पर्सन ने कोई एक्ट परफॉर्म कर लिया है और उसके इस एक्ट की वजह से उसको किसी भी तरह की कोई इंजरी कॉज हुई है, तो वहाँ पर कहा जाएगा कि आपने इस पर्सन को चीट किया है। सो चीटिंग में क्या है, किसी बंदे को डरा धमका कर, बहला फुसलाकर उसको इंड्यूस करना, उसको धोखा देना। उसके बाद डिफाइन किया गया है मिसचीफ को। सेक्शन 425 क्या कहता है, मिसचीफ क्या है, किसी बंदे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। यानी कि अगर कोई बंदा इंटेंशनली कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे उसको पता है कि मैं अगले बंदे को रॉन्गफुल लॉस कॉज कर रहा हूँ, उसकी प्रॉपर्टी को अगर कोई बंदा डिस्ट्रॉय करता है या उसकी प्रॉपर्टी को इस हद तक नुकसान पहुंचाता है कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाती है, तो ऐसी सूरत में कहा जाएगा कि उसने मिसचीफ कमिट किया। यानी कि प्रॉपर्टी वहीं अपनी जगह पर मौजूद है, वो प्रॉपर्टी को वहाँ से लेकर नहीं गया, लेकिन उसने प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाते हुए उस प्रॉपर्टी को बिल्कुल तबाह कर दिया है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू में कमी आ गई है। अब कोई भी बंदा उसकी इस प्रॉपर्टी को ख़रीद नहीं सकता। सो जहाँ पर प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया जा रहा है वो मिसचीफ की डेफिनेशन के अंडर फॉल करेगा। अब मिसचीफ के बाद डिफाइन किया गया है ट्रेसपास को। अब ट्रेसपास
क्या है कि अगर आप विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन किसी बंदे की प्रॉपर्टी में एंटर हो जाते हैं, जो प्रॉपर्टी उसकी पोजेशन में है, आपका कोई राइट नहीं है उस प्रॉपर्टी में दाखिल होने का। अब यही ट्रेसपास क्रिमिनल ट्रेसपास में कब कन्वर्ट हो जाता है कि जब आप उसकी उस प्रॉपर्टी में एंटर हुए हो, उस बंदे को कोई ऑफेंस कमिट करने की गर्ज से, उस बंदे को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से, उसको तंग करने की गर्ज से, तो वो कहा जाएगा क्रिमिनल ट्रेसपास। और यही क्रिमिनल ट्रेसपास हाउस ट्रेसपास में कब कन्वर्ट हो जाएगा कि जब आप किसी बंदे के घर के अंदर दाखिल हो गए हो। पहले था किसी की ज़मीन में एंटर हो जाना, अब यहाँ पर कोई ऐसी जगह जो कि रेजिडेंशियल एरिया है, उसके रहने की जगह है। सो अगर कोई बंदा वहाँ पर एंटर होकर आपकी किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा रहा है तो उसने हाउस ट्रेसपास कमिट किया है। हाउस ब्रेकिंग क्या है कि अगर आप किस हाउस ट्रेसपास कमिट करते हो और आप उस हाउस ट्रेसपास कैसे कमिट कर रहे हो, किसी ऐसे रास्ते से आप उस घर में दाखिल हो रहे हो जो कि ऑर्डिनरी वे नहीं है उस घर में एंट्रेंस का, यानी कि आप छत फलांग कर आ रहे हो, दीवार फलांग कर आ रहे हो, ताला तोड़कर आ रहे हो, या फिर आप बैरूनी दरवाजे से एंटर हो रहे हो, कोई भी ऐसा रास्ता जो कि नॉर्मली उस घर में एंट्री के लिए यूज़ नहीं हो रहा। सो अगर आप ऐसा कोई भी तरीका इस्तेमाल करते हुए उस घर में दाखिल हो रहे हो तो दैट मीन्स यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ द हाउस ब्रेकिंग। सो चैप्टर 17 के अंदर कुछ ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया था जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं। इसी के साथ लॉ गेट के हवाले से हमारा पाकिस्तान पीनल कोड का पूरा कोर्स कवर हो चुका है। मैंने कोशिश की है कि तमाम चीज़ों को इस एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूं। सो मैंने प्रिसाइसली चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। सो आई होप कि आपको ये तमाम लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस पूरे के पूरे लेक्चर को अटेंटिवली सुना है तो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।